ये बताओ हमने अब तक क्या पढ़ लिया? चलो पिछले लेक्चर बता दो, अब तक छोड़ो, पिछले लेक्चर बता दो। टेक्निक पढ़ी थी तो सर हम पढ़ रहे थे एफ.डब्ल्यू. टेलर सर के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर सर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, हाँ, फादर ऑफ बताओ जल्दी। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? हेनरी फेयोल। एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने हमें दिए 4 प्रिंसिपल। क्या दिए मुन्ना? 4 प्रिंसिपल दिए, 4 प्रिंसिपल दिए। याद आ गया? पहला प्रिंसिपल, हाँ, दूसरा प्रिंसिपल, अरे नलायक, उसका कोड लिखवाया था मैंने। अरे सर टेक्निक है ना सर हमारी कॉपी दो। याद आ गया? पहला प्रिंसिपल कह रहा नलायक, टेक्निक बोल रही है। नशे में, बिल्कुल नशे में। कबीर सिंह बन रही है। प्रीति की शादी के बाद उठेगी ये भी नशा करके। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर हमारी एच से हार्मनी नॉट डिस्टॉर्ट, सी से कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डी से डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है मुन्ना मुन्नी? फिर टेलर सर ने हमें क्या दिए? 7 टेक्निक। 7 टेक्निक में से हमने 2 टेक्निक कवर कर ली। बताओ कौन कौन सी? पहली टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप, और दूसरी टेक्निक जिसका मैंने तुम्हें भैया वीडियो दिखाई, किसकी? हल्दीराम या बीकानेर, है ना, उसकी वीडियो दिखाई। ठीक है, धोनी भी दिखाई, धोनी। याद आ रहा है कि नहीं बात? ये शॉट कहाँ से सीखा है? थप्पड़ शॉट कहते हैं इसे। हमको सिखाएगा, समोसा खिलाएगा, है ना? याद आ गया? वो वाला धोनी की वीडियो दिखाई थी। इससे क्या पता लगा कि हर किसी को उसमें कोई टेक्निक होती है। और दूसरी टेक्निक हमने कौन सीखी थी? हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आईटीसी का एग्जांपल, अमेरिकन पेपर कंपनी का एग्जांपल, ससुराल गेंदा फूल। याद आ गया? ठीक है, धारे हलवाई, सिंप्लीफिकेशन। सर अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमारी देखिए 4 और टेक्निक, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7 है ना? हाँ, 5 टेक्निक और रहेगी। इसे खत्म करके ही आज हम दम लेंगे, चाहे 2 घंटे लग जाए। ठीक है, राइट, जान चली जाए, खत्म करना पड़ेगा टॉपिक, है ना? राइट, अब छोटी छोटी घबराने का नहीं। सबसे पहली बात, फंक्शनल फोरमैनशिप बहुत बड़ी टेक्निक थी, जिसके अंदर, है ना, एक बंदे के ऊपर 8 बॉस बिठाए गए। डेट इज द कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए थे, है ना? राइट, अगर हम बात करें सर, अब अगली 4 टेक्निक कौन सी? सर अगली 4 टेक्निक कौन सी? अगली 4 टेक्निक है ये। ठीक है, राइट, हम जो 4 टेक्निक पढ़ने वाले हैं उन 4 टेक्निक्स को बोला जाता है वर्क स्टडी। क्या बोला जाता है? वर्क स्टडी बोला जाता है, वर्क स्टडी। हमें इसमें पढ़ना होता है सर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। बोलना जरा फिर से। टाइम, चूहा लटक रहा है टाइम पे, जैसे घड़ी पे चूहा लटक रहा है ना, ऐसे। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, है ना? ये मुन्नी कह रही मैं तो चाहिए हूँ सर, चूहा नहीं है ना? ठीक है, मेथड स्टडी और फैटिग स्टडी। पिक्चर से पता लग रहा है टाइम, यानी कि कोई एक ऐसी स्टडी होगी जो हमें किसके बारे में बताएगी? वक्त के बारे में बताएगी। वक्त बहुत कीमती है। दूसरा क्या दिखा रहा है सर? मेथड, सॉरी मोशन, है ना, कि भाई कौन कितनी देर में हिलता डुलता है। मेथड स्टडी बता रहा है कि एक तरीका होगा, एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा जिससे हमारा बेस्ट क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, राइट। और एक फैटिग स्टडी में जो सर पकड़ के बैठा, इसका मतलब, है ना, जेड 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 से बन रहे हैं ना इसके, यानी बंदा क्या कर रहा है सर? सर सो रहा है, बंदा सो रहा है। यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने देखा कि हर फैक्ट्री की ये कुछ समस्याएं हैं। क्या है भैया? फैक्ट्री की ये कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान मैं कुछ टेक्निक के द्वारा बताऊंगा, कुछ तरीके से बताऊंगा इनका समाधान कैसे हो सकता है। सबसे पहली समस्या, है ना, राइट, जो हमें इस वीडियो से पता लगती है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब ये पता पिक्चर कौन सी है? ये हर एक मैनेजमेंट के बंदे को देखनी चाहिए। 2 पिक्चर ऐसी होती है जो मैं बताता हूँ हमेशा मैनेजमेंट के बंदे को देखनी चाहिए। गुरु पिक्चर, जिसकी तुम्हारी फोटो बन रही है तुम्हारी उसमें ना, राइट, और दूसरी पहली यही होता है विजय नीचे सबसे पहली वीडियो में दिखाया था मैंने,
पूरे बिजनेस की पिक्चर है, कॉमर्स वाले समझ सकते हैं पिक्चर को। और दूसरी रॉकेट सिंह, रणवीर सिंह की पिक्चर आई थी, नहीं रणवीर कपूर की, रॉकेट सिंह, ये रहा है ना। तो भैया ये बताओ, धीरे धीरे बता रहा हूँ क्या है इसमें ना, तो तुम्हें पता लग जाएगी बात कि इस पिक्चर में किस चीज की कमी रही है। हर बार देखोगे तो पिक्चर में बड़ा मजा आएगा ना। ये भाई से कंप्यूटर असेंबल करते हैं, क्या करते हैं? कंप्यूटर, पुराने जमाने की पिक्चर कंप्यूटर असेंबल करते हैं। अब ये जो बंदा है ना, ये वाला, ये जो बंदा है घुंघराले वाला, ये कह रहा भैया कि जब भी मैं कोई कंप्यूटर असेंबल समझ रहे हो ना, ये लिया है मैं इंटेक्स का, ये लिया है मैं, है ना, एचपी का, ठीक है, यूपीएस एक्साइड का लिया है, समझो ना, तो जोड़ जाड़ के असेंबल कर दिया। स्पीकर लिया है भैया जेबीएल के, अपना असेंबल कर दिया जोड़ जाड़ के ना, राइट। एक कंपनी से जाके अलग अलग बेस्ट कंपनी की चीजें मैं लिया है, ठीक है, राइट। कीबोर्ड लिया है लॉजिस्टिक का, और अलग अलग, इसे बोलते हैं असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर। अभी कह रहा भाई कंप्यूटर में अलग अलग जगह से तू लेके आएगा पार्ट्स, इन्हें मैं क्या करूंगा? असेंबल करूंगा, है कि नहीं बात, राइट। तो इसमें क्या लगेगा? कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बंदा क्या बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है भाई कंप्यूटर असेंबल करने में, है ना, हाँ, तो ये बंदा क्या कह रहा है भाई कंप्यूटर असेंबल करेंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग पार्ट्स लेके आएंगे, एक जगह जोड़ देंगे। तो ये जो घुंघराले बाल वाला बंदा ना, घुंघराले बाल वाला बंदा, ये घुंघराले बाल वाला बंदा कह रहा है भाई ऐसा नहीं होता कंप्यूटर असेंबल करने, तू ले आया और मैंने जोड़ दिया। एक कंप्यूटर असेंबल करने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, टेस्टिंग करूंगा, चला के देखूंगा, सबको जोड़ जाने में। तो एक कंपनी से ऑर्डर लाया कि भैया मुझे लेट से 50 कंप्यूटर लगाने हैं, है ना, और ये कह रहा भाई एक 50 कंप्यूटर को असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा? लोग कह रहा कम से कम लगेंगे भैया 20 दिन। कितने दिन? 24 घंटे काम थोड़ी करूंगा, 20 दिन लगेंगे, राइट। और ये बंदा कह रहा भाई मैं तो ऑर्डर दिया पता कितने दिन का? 1 हफ्ते का। क्या करना पड़ेगा मुझे अब? 1 हफ्ते में असेंबल करना पड़ेगा। तो घुंघराले बाल वाला बोल रहा भाई इम्पॉसिबल टास्क कराया, तू कॉन्ट्रैक्ट फेल करवाएगा और कुछ नहीं होगा, इम्पॉसिबल टास्क है। यानी कि अगर मान लो लेट से 50 कंप्यूटर को असेंबल करने में 20 दिन लग रहे हैं, निकालना जरा, एक दिन में कितना कंप्यूटर असेंबल हो सकते हैं? 20 दिन में कितने होंगे? 50। एक दिन में कितना होगा? बोलो जल्दी, अरे मैथ्स वाले नलायको, 20 दिन में 50, हाँ, तो 50 डिवाइड बाय 20 अगर करेंगे तो ये 2.5 आ रहा ना। यानी कि चलो मान लेते हैं मोटा मोटी एक दिन में कितने कंप्यूटर असेंबल होंगे, है ना, 3 करेंगे। बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम भी किया तो एक दिन में हम कितने कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। यानी 20 दिन का काम आप 7 दिन में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इस मूवी से क्या पता लगा? किसी भी चीज को करने का स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड बोले तो इससे तेज हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो? इससे तेज कोई काम हो ही नहीं सकता भाई। अपन लोगों के एग्जाम का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? 3 घंटे। न इससे तेज होता, न इससे कम हो सकता, मैं स्टैंडर्ड है। पेपर भी जो बनाया जाता है तो सीबीएसई के लोग उसके ऊपर क्या भरोसा करते हैं, या सॉल्व करके देखते हैं कि ये ऐसा पेपर है जो कितने घंटे में सॉल्व हो जाएगा? 3 या 3 से कम में हो सकता है। कोई बिल्कुल ही बेचारा लेट के लिख रहा हो बिल्कुल, है ना, तो वो 3 से ज्यादा जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम 3 घंटे। ऐसे वो कह रहा है कंप्यूटर का असेंबल करने का टाइम क्या होगा, है ना, एक दिन में 3 कंप्यूटर। मान लो 8 घंटे की शिफ्ट चल रही है, या मान लो 9 घंटे की शिफ्ट चल रही है, तो एक कंप्यूटर कितने घंटे में असेंबल होगा? 3 घंटे में। समझ गए ना बात? मैं एक दिन में 3 कंप्यूटर जोड़ देता हूं और मैं एक दिन में 9 घंटे काम करता हूं, तो 9 घंटे काम करके मैं 3 कंप्यूटर जोड़ पाऊंगा, असेंबल कर पाऊंगा। तो एक कंप्यूटर कितने में असेंबल होगा? 3 घंटे में। इसका मतलब 3 आवर्स इज द स्टैंडर्ड टाइम। इतने में आपको करना ही करना है काम। इससे ज्यादा पे करोगे तो इसका मतलब आपके अंदर कमी है। इससे कम पे करोगे तो बहुत बढ़िया बात है। इससे कम पे करोगे तो आप क्या है? सुपर। और इससे ज्यादा पे किया तो आप क्या है? बेकार है ना, आपकी बस की कुछ नहीं है। यानी कि आप अभी स्टैंडर्ड टाइम पे नहीं पहुंचे। इसे बोलते हैं क्या? टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या बताइए, जल्दी बताना, शॉर्ट में बता दो। पढ़ेंगे तो ठीक है, शॉर्ट में बताओ। टाइम स्टडी क्या बताती है? देयर इज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच वर्क। और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि इतना टाइम आपको मिलेगा, इससे ज्यादा अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बेकार है और कंपनी के लिए भी लॉस मेकिंग वर्क।
है ना, एवरेज टाइम। इससे कम में करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, इससे ज्यादा में करोगे तो वो तुम्हारा भी लॉस है और हमारा भी लॉस है। क्या बात समझ में आई? तो स्टैंडर्ड टाइम इसने बता दिया भाई एक कंप्यूटर बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तू भैया 50 कंप्यूटर का सौदा 7 दिन में कराया, मैं 24 घंटे थोड़ी काम करूंगा। फिर ये बंदा क्या कहता है, फिर ये बंदा कहता है भाई हमें करना पड़ेगा, अगर हमें स्टैंडर्ड टाइम को मीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, एक और पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो ये होता है उस कंपनी का पियोन, छोटे लाल। तो कहता है अब क्या पियोन का पार्टनर बनाएगा? तो बोलता है भाई एक बंदा डायरेक्टर का काम जानता है तो डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता? एक बंदा जो पियोन है तो कंप्यूटर असेंबली का काम जानता है तो कंप्यूटर असेंबल करने का हमारा पार्टनर क्यों नहीं बन सकता? तो कहते हैं इसे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, पर बोलता है चलाना नहीं आता पर असेंबल करना जानता है कि नहीं बात? उसे नहीं पता यहाँ से चलेगा पर वो असेंबल करना जानता है ना, क्योंकि पियोन है, कई बार मैं इससे करा चुका हूँ असेंबल, राइट। अब ये सब मिलकर क्या करते हैं, अब ये सब मिलकर क्या करते हैं, कंप्यूटर का असेंबल कर देते हैं 7 दिन में। अब 7 दिन में वो काम करना है जो 20 दिन में काम है वो कितने दिन में करना है? 7 दिन में। अब भले उन्होंने टीम बड़ी कर ली, बताओ क्या हो रहा है? सो रहा है वो, और वो कप प्लेट लेके चाय बांट रहा है, वो भी कैसे कैसे जा रहा है, ये झूलता हुआ दिख रही ना चारों कुछ। यानी कि इतना काम कर ले, इतना काम कर ले कि हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस में जाके सो रहे हैं, है ना, राइट। किस चीज की जरूरत है इन्हें? एनर्जी, है ना। क्या ग्लूकोज पिलाए इन्हें? तो किस चीज की जरूरत हुई इन्हें? रेस्ट की, आराम की जरूरत हुई। टेलर सर ने इसको क्या नाम दिया, इस प्यार को क्या नाम दिया टेलर सर ने? टेलर सर ने इस प्यार को नाम दिया फैटिग स्टडी। क्या नाम दिया? फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी, राइट। समझ ना बात? ठीक है, क्या नाम दिया इसको? फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है ये चेक करना अपनी कंपनी में कि कौन बंदा कितनी देर में बोर हो जाता है। इससे हमें क्या पता लगेगा, हमें क्या देना है उसको? नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने देर का क्या चाहिए ब्रेक। अच्छा, कितनी बार चाहिए? सुबह सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचा, 12 बजे चाहिए, फिर लंच ब्रेक चाहिए, फिर टी ब्रेक चाहिए, ठीक है। एक तो कितने ब्रेक चाहिए? 2 ब्रेक दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे। स्कूल में अपन लोगों के कितने होते हैं? एक ही तो होता है। टीचर लोगों को उसका ज्यादा हो जाता है कि नहीं बात? एक तो कितने ब्रेक दे? 1 2 3 4। दूसरा, ब्रेक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहला ब्रेक 3 घंटे बाद, दूसरा ब्रेक 2 घंटे बाद, तीसरा ब्रेक 2 ढाई घंटे बाद। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? टाइम इंटरवल क्या होगा? तीसरा, कितनी बार देना है, फ्रीक्वेंसी देनी है। और तीसरी बात क्या चेक करनी है कि ब्रेक जो लेना है हमें, कोई नहीं वो छोड़ के ले जाओ। अगला बताओ, कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, यानी एक ब्रेक का टाइमिंग क्या होगा। जैसे जनरली आप देखते हो लंच ब्रेक का टाइमिंग ज्यादा होता है, टी ब्रेक का टाइम कम होता है। तो 3 चीजें निकल के आई। एक तो कितने ब्रेक देने हैं, 1 ब्रेक दो, 2 ब्रेक दो, 3 दो, 4 दो। दूसरी चीज क्या निकल के आई, कितने टाइम अंतराल में देना है। पहला ब्रेक 2 घंटे में, दूसरा ब्रेक 3 घंटे में, दूसरा ब्रेक ढाई घंटे में। और जो मैं ब्रेक दे रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है ना। तो लंच ब्रेक होता है मोस्टली आधे घंटे का, टी ब्रेक होता है मोस्टली 15 मिनट का। एक ये ब्रेक का वो है, इसे बोलते हैं फैटिग स्टडी। ये फैटिग स्टडी जो हम आज दुनिया में देखते हैं, ये किसकी देन है? ये भैया एफडब्ल्यू टेलर की देन है। उन्होंने बताया ब्रेक देने के बाद जब एम्प्लॉय काम करेगा ना, ये सोता हुआ आदमी जब ब्रेक देने के बाद काम करेगा तो ज्यादा एनर्जी से काम करेगा, बजाय किसके कि तुम उससे लगातार काम करवाए जा रहे हो। लंच ब्रेक तो आधे घंटे का, टी ब्रेक चाय पियो मस्त जियो। तो मैंने तो पढ़ा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हर पूरे दिन में 30 मिनट का वो पावर नैप उनको दिया। हाँ, 30 मिनट रेस्ट कर सकते हैं ऑफिस में। हाँ, बहुत कंपनी फॉलो करती है अभी। उन्हें पता 30 मिनट का ब्रेक देकर हम इनसे 1 घंटे में उससे ज्यादा आउटपुट निकलवा लेंगे। कई ऑफिस में तो लॉन्च बना दिए, अब रेस्ट करने के लिए आप सो जाओ वहाँ, सोने के लिए सोफे टाइम बना दिए, एसी चलाओ सो जाओ, ब्लैंकेट ओढ़ो सो जाओ। आधे घंटे बाद अपने आप मोटर बच जाएगा, बिल्कुल बिग बॉस के टाइप में, है कि नहीं बात? फैटिग समझ में आई? पहला कौन समझ में आया? टाइम स्टडी समझ गए। दूसरा फैटिग स्टडी समझ गए। हमें रेस्ट इंटरवल देने, कितने टाइम पे देने, कितने फ्रीक्वेंसी के देने। फिर देखो, अब बताओ, ये चारों के चारों कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ टहल रहे हैं? छत पे कर रहे हैं। हमें मतलब चाय पीनी है तो कभी भी उठ के छत पे जाके चाय पी लोगे? ना ना ना, ना, बातचीत करने चल रहे हो ऊपर, कोई भी छत पे क्या करोगे? बातचीत शुरू कर दोगे, ऑफिस चल रहा है कि नहीं बात, राइट। अब भैया मान लो राजू भैया मैडम है, ठीक है, क्लास चल रही, कुछ चल रही, कहीं भी मैम कह रहे अभी आ रही हूँ, बस निकल ली, 1 घंटे बाद आ रही है। राजू भाई कॉल कर, राजू भाई कह रहे अभी आ रहा हूँ, मैं तो वहां चला के, समझे ना बात?
तो ऑफिस के टाइम पे कौन बंदा बेवजह, ये बेवजह की तो मूवमेंट है, यानी कि हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 100 साल पहले ये चीज लिख ली थी कि ज्यादातर एम्प्लॉय बिना वजह, है ना, बिना वजह क्या करते हैं, बोलो, इधर उधर टहलते रहते हैं, कहीं भी टहलने चले जाते हैं, बिना वजह टहल लेते हैं। तो हेनरी फ्योल ने बोला, इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोशन स्टडी। क्या बोलते हैं, ये चेक करो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगा लो, पर ये चेक करो कि कौन बंदा बिना वजह क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और बिना वजह मूवमेंट पता क्या है, ये भी है वेस्ट ऑफ टाइम। मोबाइल खोला, है ना, मोबाइल में आजकल तो कैमरे की जरूरत नहीं है ना। अब ये मुन्नी ऑफिस में जा रही, काम कर रही है, अपना फ्रंट कैमरा खोला, बाल वाल सेट कर लिए, है ना, मेकअप वेकअप कर लिया, एग्री बात, वो लड़का बेचारा कर बाल सही से नहीं हो रहा यार, है ना, बाल वाल निकल लिए, समझ लो, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन स्टडी। अब एक बात देखो, तुम दिन में 10 बार बाल बना लो और हर बार क्या कहते हैं 5-5 मिनट लगा लो, तो 5 × 10 50 मिनट, तो तुम एक अप्रोक्सीमेट 1 घंटे तो बाल बनाने में वेस्ट कर दिया तुमने, है ना। अब पहले चोटी ऐसे बना रही है, फिर ने दूसरी चोटियां बना ली, फिर तीसरी तरीके से चोटी बना ली, है ना। पहले इधर से बाल बनाए इसने, आरब ने हमारे, ठीक है, फिर ये पीछे की साइड बाल बना के आ गया। अरे तो हर 10 मिनट बाद स्टाइल चेंज कर रहा था 1 घंटे बाद, तो पूरे दिन का देखो तो क्या 1 घंटा वेस्ट हो गया, नहीं हो गया। ये भी अच्छा कह रहा है सर प्यास बहुत लगती है मुझे, मैं तो हर आधे घंटे बाद पानी पीने चला जाता हूँ, ये भी क्या है, अनप्रोडक्टिव मोशन स्टडी। इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, पानी की बोतल टेबल पे लाके रख देंगे, भाई पीता रहे पानी जिंदगी भर, है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करना, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है ये। छत पे क्यों जा रहे हो भाई, पूछा जाएगा सवाल, छत पे क्यों जा रहे हो, ब्रेक में करते हैं मीटिंग, छत पे क्यों जा रहे हो आपस में दोस्त यारी करने। कई कंपनी पता क्या करते हैं, मोबाइल रखवा देते हैं बाहर। आजकल मेरे दोस्त है एमएनसी में काम करता है, जब वो ऑफिस में जाता है ना, उसको मोबाइल बाहर लॉकर में रखा होता है। 4 घंटे की शिफ्ट चलेगी पहली, आज 4 घंटे तक मोबाइल लॉकर में रहेगा, और घर वालों का नंबर दे रखा ऑफिस का, इंटरकॉम का, कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ इस नंबर पर फोन करना मुझे, है ना, और बता देना कि भैया सौरभ नाम है उसका, सौरभ से बात करा तो घर वालों से बात हो जाएगी सौरभ की भाई। लेकिन सौरभ मोबाइल नहीं ले सकता ड्यूरिंग ऑफिस आवर। मोबाइल कहाँ रख देंगे, पर्सनल लॉकर दे रखे उन्हें, लॉकर में लॉक लगाओ, पर्स रखो, मोबाइल रखो और लॉक लगा के चल लो। लॉकर की चाबी आपकी जेब में खुद रहेगी। क्यों, पता किसी का नतीजा है, मोशन स्टडी का नतीजा, मोशन स्टडी का नतीजा। तो बताओ कितने हो गए हमारे, कितनी बातें तुम्हें समझ में आ गई, बस अब तो पढ़ना ही है, तुम समझ चुके हो। टाइम स्टडी हो गई, अननेसेसरी मूवमेंट को कट करना है, फैटिक स्टडी हो गई। अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज दिखा दी सर आपने, सर ये मैंने आपको क्या दिखाई है, दुनिया की सबसे बेस्ट, दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट असेंबली लाइन दिखाई है। और वो कौन है दुनिया की सबसे बेस्ट असेंबली लाइन, जो ऊपर लिखा है फोर्ड असेंबली लाइन। अब पहले तो असेंबली लाइन क्या होती है सर, क्या होती है असेंबली लाइन, मशीन एक साथ एक पर्टिकुलर
चीजों को बनाने का एक प्रोसेस, वो होती है असेंबली लाइन। यानी पहले क्या लगा, अच्छा मुझे कार बनानी है, कार बनानी है मुझे, मेरे पास ढांचा है, ढांचे को पता क्या बोलते हैं लीगल टर्म में, चेसिस। क्या बोलते हैं? चेसिस। आज नहीं है, क्या बोलते हैं? चेसिस, राइट। तो पहले जो मैं ढांचा लेके आया, पहले बताओ, ये मेरे पास ढांचा ये रहा ऊपर, अब मुझे होता पहले इस ढांचे में लाइट लगाऊं, वायर लगाऊं, गद्दी लगाऊं, स्टीरियो लगाऊं, व्हील्स लगाऊं, पहिए, स्टीयरिंग लगाऊं, क्या लगाऊं? क्या लगाओ रे पुष्पा, जल्दी बताओ क्या लगाऊं? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? और जैसे तुम कंफ्यूज हो, ये कह रही है मुन्नी, ये कह रही है एक साथ तार लगाऊंगी मैं पहले, बिल्कुल सही बात है, मैं पहले वायरिंग लगा दो, है कि नहीं बात? ठीक है। अब फोर्ड को देखो तो मुझे लग रहा है जो चेसिस से पेंट कर रखा है इन्होंने यार, व्हील्स लगे नहीं है, पेंट पहले कर रहे हैं। तो पहले व्हील लगाऊं पहले पेंट लगाऊं? पहले देखो लाइट, पहले लाइट लगाऊं या पहले ये पीछे डिक्की लगा दूं, है ना, या पहले शीशे लगा दूं, या पहले है ना स्टीयरिंग लगा दूं? समझ में नहीं आ रही बात मुझे। फोर्ड ने कई जबरदस्त रिसर्च करने के बाद दुनिया की बेस्ट असेंबली लाइन बनाई, और उस असेंबली लाइन को आज तक दुनिया की कोई कार कंपनी बीट नहीं कर पाई। यानी फोर्ड ने क्या कहा? फोर्ड ने कहा कि भाई एक काम करेंगे, पहले बनाएंगे ढांचा, चेसिस पे लगाएंगे पहले तार, दूसरे नंबर पे हम करेंगे पेंट, तीसरे नंबर पे हम लगाएंगे गद्दियां, सीट, चौथे नंबर पे लगाएंगे स्टीयरिंग, पांचवें नंबर पे हम करेंगे पूरे सबको पेंट, और छठे नंबर पे हम लगाएंगे पहिए, व्हील्स, है कि नहीं बात? राइट। हम ये ऐसे इस स्टेप में काम करेंगे। मारुति कह रहे ना, पेंट का भी, पेंट पहले भी कर दोगे, बाद में पता लगा पहिए लगाते हुए कुछ लगाते हुए स्क्रैच आएगा, फिर दोबारा पेंट करो उसको, ना, हम पेंट एंड में करेंगे। फोर्ड कह रहा है, हम अगर वीडियो देखो तो फोर्ड कह रहा है हम क्या कर रहे हैं, फोर्ड कह रहा है हम पहिए एंड में लगाएंगे, पहले पेंट करेंगे। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग तरीका चुना, है ना। मारुति ने कहा हम पेंट बाद में करेंगे, फोर्ड कह रहा हम पेंट पहले करेंगे, मारुति ने कहा हम तार नहीं लगाएंगे, हम तो पहले क्या कहते हैं गद्दियां फिट कर देंगे, वो फिर वायरिंग बाद में करेंगे, सबने अपना लिया। लेकिन आज तक जो फोर्ड ने असेंबली लाइन लगाई है ना, पहले कौन सा करना है, इस असेंबली लाइन को दुनिया की कोई कंपनी बीट नहीं कर पाई, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। इससे वर्ल्ड की बेस्ट असेंबली लाइन सिर्फ फोर्ड की, और पूरी दुनिया फोर्ड की असेंबली लाइन कॉपी करती है कि भैया फोर्ड वालों को पूछ लो पहले कैसे करना है। तो फोर्ड जिस तरीके से असेंबल करता है कार को, कंप्लीट कार बनाने में, उससे जल्दी, उससे सस्ती दुनिया की कोई असेंबली लाइन काम नहीं कर सकती। अगर फोर्ड ने कह दिया पहले पेंट करेंगे उसके बाद पहिए लगाएंगे, तो तुम कुछ भी कर लेना, पहले पहिए लगाओ फिर पेंट करो, देखना तुम्हारा काम महंगा होगा और देर में होगा। लेकिन फोर्ड ने जो असेंबली लाइन लगा ली वो ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रूव्ड है कि इससे बेहतर असेंबली लाइन दुनिया में कोई बनी। इसको पता क्या बोला गया? वन बेस्ट मेथड। और FW टेलर ने ये बोला कि जो फोर्ड ने किया वो दुनिया को करना चाहिए, अपनी कंपनी के हर एक प्रोसेस में लगाना चाहिए काम। इसे बोला मेथड स्टडी, एक बेस्ट मेथड ढूंढो जिसे पूरी दुनिया बीट ना कर पाए। ठीक है, तो चौथी टेक्निक कौन सी बताई? बोलो जल्दी। हाँ, चौथी टेक्निक बताई मेथड स्टडी। समझ गए मुन्ना? राइट। तो एक बार पहले PPT से देख लेते हैं कि क्या क्या बातें लिखी हैं सर। वर्क स्टडी में क्या आएगा? एक बेस्ट मेथड बताओ, एक टाइम बताओ, है ना, कैलकुलेशन करो, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो पहला मेथड स्टडी कहता है देयर इज वन बेस्ट मेथड। कीवर्ड क्या है? पहला सीक्रेट वर्ड तो मैं तुम्हें लिखवाता ही हूं वैसे, है ना। पहला सीक्रेट वर्ड क्या है? वन बेस्ट मेथड, है ना। इससे फायदा क्या होगा? बेस्ट मेथड से हर चीज स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। वन बेस्ट मेथड का एग्जांपल क्या होगा? नोट्स में भी लिखा है, दुनिया का वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है क्या? फोर्ड असेंबली लाइन। इससे बेहतर कोई एग्जांपल है नहीं, वन बेस्ट मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो पूरा होगा। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आएगा, क्वालिटी सेटिस्फाइड। ठीक है ना, राइट। इसके लिए आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, चार्ट प्रोसेस अपना खुद का बनाएंगे। बोलो समझ गए? समझ आगे बात? ठीक है, फिर आता मोशन स्टडी, फिर नोट्स में पढ़ेंगे अपने, नोट्स में पढ़ेंगे जितना होता है। फिर आता मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहता है कि भैया ये चेक करो, लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, इन सब पे फोकस करो। एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि नहीं बात? कितनी बार बाल बना रहा है, कितनी बार वो कैमरे में देख रहा है मोबाइल के,
कितनी बार वो उठ के पानी पीने जा रहा है ना, कितनी बार वो गोले बना के दूध से फेंक रहा है ना, ये ले मेरी तरफ से लंग लेटर वहां से, है ना, फिर वहां से तुम स्कूल में करते हो, पर्ची बना के फेंक रहा है कितनी बार। ये सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को क्या करो, एलिमिनेट करो, ताकि कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम एफिशिएंसी दे पाए। अब तुम पढ़ने बैठे, पढ़ते पढ़ते क्या किया, कुछ नहीं आया, तो दिमाग में कीड़ा है, कीड़ा क्या देख लिया, अच्छा अरे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई हुई, देख लेता हूं, ये क्या है, करते नहीं करते तुम, ये तुम्हारा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इसे एलिमिनेट करना जरूरी है, तभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, है कि नहीं बात, राइट। ये कई बार क्या होता है 15-20 मिनट बैठ गए, उठ के चल दिए, क्यों चलती है भाई, यूं ही चलती है, मम्मी को देख के आ रहा रसोई में, ये भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, फ्रिज खोले खड़े हो गए, हाँ ठंडी हवा आ रही है कि नहीं बात राइट। तो फ्रीजर को खोले खड़े हो गए, फ्रीजर का डोर खोल दिया, वहां से धुआं निकलता रहता है ना, मजा आ गया मम्मी, ये भी क्या है अनप्रोडक्टिव। यानी अगर आप तुम देखोगे तो पूरे दिन में अगर तुम 4 घंटे घर पे जाके पढ़ रहे हो या 3 घंटे घर पे जाके पढ़ रहे हो, 3 घंटे में से कम आधा घंटा 30 मिनट तुम कैसे वेस्ट करते हो, मोबाइल की बेवजह की नोटिफिकेशन देखनी, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, और बेवजह की मूवमेंट करना, या बेवजह मम्मी पानी ला दो, इसमें ये बेवजह, क्या पानी टेबल पे रखा हो ना गर्म हो गया मैं नहीं पीऊंगा ना, ये होता है अननेसेसरी मूवमेंट। और दूसरा वन बेस्ट मेथड नहीं है तुम्हारे साथ पढ़ने का, वन बेस्ट मेथड क्या पढ़ने का, जो तुम यहां बैठे स्कूल में बैठे हो, क्या घर पे ये नहीं कि सोफा ले ले कुर्सी ले ली लेट रहे, और सर्दी हो तो और मजा आता है, रजाई में लेटो और लेटे 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 किताब तो यहां लेटी होती है, हम नीचे रजाई में लेटे होते हैं। रीजन मैं बताऊं तो इसका कारण क्या है, घर में पूजा घर है ना, वर्शिप रूम अच्छे का पूजा घर सबके घर में होता है, पूजा घर ड्राइंग रूम में क्यों नहीं है, पूजा घर बेडरूम में क्यों नहीं है, और पूजा घर रसोई में क्यों नहीं है, पता क्यों, क्योंकि हर चीज की एक वाइब्स होती है, हर चीज की वाइब्स होती है। जैसे आप पूजा कर, मेरे घर में पूजा रूम अलग है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मेरे घर में पूजा का रूम अलग है, जैसे आप पूजा के रूम में जाओगे, है ना, राइट, वहां की वाइब्स अलग होती है, आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हो, चार्ज हो जाते हो, भक्ति मोड में आ जाते हो, है कि नहीं बात, घंटी बजानी है और आरती गानी, जो भी कुछ है ना। सेम देखो वाइब्स का कितना बड़ा रोल है ना, वाइब्रेशन का कितना बड़ा रोल है। ये थोड़ी स्पिरिचुअल बातें है ना, बच्चों को बताया तो है ना, क्योंकि मैं मेडिटेशन वगैरह करता हूँ तो इन चीज़ों को सीखता रहता हूँ। अब एक बात देखो, एक जगह हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में जाके तुम्हारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, इंटरनल फीलिंग घबराहट वाली, चारों तरफ मरीज ही मरीज, कोई रो रहा है। एम्स में जाओ तो भैया तुम खुद ही रोने लगे होगे, क्योंकि वहां लोगों को क्या नहीं मिल रही, जगह ही नहीं मिल रही, इलाज ही नहीं हो रहा है। एम्स के तो डॉक्टर 6-6 महीने बाद डेट देते हैं, है कि नहीं बात, राइट, लोग सड़क पे लेट रहे हैं वहां कि इलाज का नंबर आएगा। तो आपकी वाइब्रेशंस कैसी होगी, मायूसी वाली, यार हमारे देश में फैसिलिटीज कम है और लोग बीमार जाते हैं। उसी जगह पर एक हॉस्पिटल है, वहां हॉस्पिटल के अंदर तुम चाहे किसी मरीज से मिलने गए हो, तुम स्वस्थ हो, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन कैसी होगी, सीरियस, उधर कोई लेट रहा है, उधर किसी के बेचारे की ड्रिप चढ़ रही है, कोई बेचारा बेहोशी में लेटा है, कोई बेचारा दिक्कत में लेटा है कि नहीं बात, तो तुम्हारी वाइब्रेशन कैसी होगी, फीलिंग कैसी होगी, डरने वाली, कि यार लोग बीमार है, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं ना हो जाऊँ, भैया कल से ले जिम शुरू, कल से ले जॉगिंग शुरू, है ना, समझा, अब नहीं खाऊंगा ऑयली कुछ भी, है ना, पता लगा पेट खराब होगा, फूड पॉइजनिंग होगी, अब तुम होश में आ जाते हो उस दिन, क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग, अरे भैया कल से ना खाओ कुछ भी, ठीक है। उसी जगह को तोड़कर, लेट से उसी जगह को तोड़कर अगले 2 महीने में मंदिर बन जाए और तुम फिर उस जगह को विजिट करो, तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज होगी। अब तुम घबरा नहीं रहे, अब तुम रिलैक्स महसूस कर रहे हो, घंटी बजाई, पूजा करी, है ना, जो मंदिर में जाके हम नॉर्मली करते हैं, वैष्णो देवी जाओ, इधर जाओ, तो वो वाइब्रेशन बदली कैसे, जगह भी वही है, एड्रेस भी वही है, और उस चीज का है ना जो एरिया सराउंडिंग भी वही है, पर तुम्हारे इंटरनल फीलिंग कैसे बदली, इंटरनल वाइब्रेशन कैसे बदली, बताओ। वहां का माहौल चेंज होती है। जिस जगह हॉस्पिटल था वहां तुम्हारी डरने की वाइब्स थी, और जिस जगह उसी जगह पे मंदिर बन गया, तुम्हारी रिलैक्सेशन वाइब्रेशंस आ गई तुम्हारे अंदर। यानी हर एक जगह अपने अंदर कुछ वाइब्रेशन समेट के रखती है, जो हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर भी फर्क पड़ता है, और हमारे फेस पे वो दिख जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं फेस पे दिख जाता है, मंदिर जाते हैं फेस पे दिख जाता है ना, कि बंदा रिलैक्स है, हॉस्पिटल जा रहा है बंदा घबराया हुआ है, फेस से दिख जाता है, राइट। और इंटरनल उसके अंदर क्या चलती है, हलचल चलती है वो वाली, सेम। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, महसूस करते हो ना, सेम यही है। अगर तुम बेड पे बैठ के पढ़ोगे तो वो वाइब्रेशन किसकी है, सोने की है। बेड ऑटोमेटिकली आपको खींच लेगा कि भाई ये जगह कौन सी है, सोने की, तो सो ना,
मतलब सोना करके रहा, सो तू यार। रसोई में कैसी वाइब्रेशंस आती हैं? खाना बनाने की, बर्तनों की आवाज, ये वो। तो रसोई खुद कहती है भाई यहाँ खड़ा क्यों फालतू, गैस जला, चाय बना ले कम से, चल मैगी बना ले, है कि नहीं बात? समझो ना बात को, राइट? ऐसे ही पूजा के रूम में पूजा की ही वाइब्रेशंस होती है, इसलिए हम हमारे घरों में, है ना, पूजा करने का स्थान, वर्शिप प्लेस अलग बनाया जाता है। इसी तरीके से पढ़ने का स्थान भी अलग होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे बैठ के पढ़ोगे वहां पढ़ने की वाइब्स आनी चाहिए, कोई और वाइब्स नहीं आनी चाहिए। समझो बात को? स्कूल में जाके पढ़ने की वाइब्स ऑटोमेटिकली आती है ना। हाँ तू हाँ कर, वो है ना शाहरुख खान के, तू हाँ कर, तू ना कर, तू है मेरी किरण, है ना? वही भाई, तुम हाँ करो ना करो, क्लास में बैठना ही है ना? ऑटोमेटिकली पढ़ने की वाइब्स आएंगी आपके अंदर। तो इसलिए हर चीज का प्रॉपर स्थान होता है। तो ऐसे ही वन बेस्ट मेथड क्या है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए? क्या होना चाहिए? एक टेबल और एक चेयर। एक ऐसी टेबल ऐसी चेयर भी ले लोगे ना तो भी 1000 रुपये में बन जाएगी, और 1000 रुपये तुम यूं ही खर्च कर देते हो पिज्जा में। एक पिज्जा मंगाओगे ना तो 500-600 रुपये का आएगा ऑनलाइन अगर ऑर्डर करोगे, ठीक है? और एक ये वाली चेयर 400-500 रुपये का, ऐसी सिंपल टेबल भी लोगे तो भी 1000 रुपये के अंदर आ जाएगी। और अपने कमरे में कोने में लगा दोगे किसी जगह पे, लाइट के नीचे, तो पता रहेगा इस स्थान पे मुझे पढ़ना है। दैट इज द वन बेस्ट मेथड टू बी सक्सेसफुल इन स्टूडेंट लाइफ। कभी भी सोफे पे नहीं पढ़ना, कभी डाइनिंग टेबल पे नहीं पढ़ना, ठीक है ना, राइट? और कभी बेड पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस ऐसी होंगी आपके अंदर पढ़ाई जाएगी ही नहीं, आपके दिमाग में कोई बात फिट होगी नहीं, क्योंकि वो आलसी वाली जगह है। डाइनिंग टेबल खाने वाली जगह है, सोफा आराम से बैठ के रिलैक्स करने वाली जगह है, बेड सोने वाली जगह है। जिस वाइब्रेशंस में आप क्या कहते हैं लेजी मोड में हो, आपकी वाइब्रेशन लेजी वाली है, वहां पे कह रहा हूं बैठ के पढ़ लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गारंटी ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा। एक हफ्ता बैठ के पढ़ लो और एक हफ्ता स्टडी टेबल लगा के पढ़ लेना। स्टडी टेबल का आउटपुट ज्यादा तेजी से आएगा और ज्यादा अच्छा आएगा, ज्यादा देर तक याद रहेगा आपको, बजाय जो बेड पे बैठ के पढ़ा होगा। क्योंकि कई सालों से उस बेड को आपने क्या बना रखा है? स्लीपिंग वाइब्रेशन दे रखी है, तो वो वाली इंटरनल चीजें हो ही जाती है, इसलिए हमें नींद आती है बेड पे पढ़ने से। तो मैं बात यही एफडब्ल्यू टेलर कह रहे हैं, कंपनी में वन बेस्ट मेथड ढूंढो। ये मैंने बेस्ट मेथड तुम्हें ढूंढ के बता दिया। 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए का खर्चा है, तुम्हारे नंबर आजीवन बहुत बढ़िया आएंगे जब तक तुम पढ़ोगे, चाहे वो 12th के हो चाहे 12th के बाद ही कभी भी स्टडी है कि नहीं बात? तो मेरे घर में भी स्टडी रूम मेरा अलग है, रिकॉर्डिंग रूम स्टडी रूम कुछ भी कहता, वो रिकॉर्डिंग रूम में तब्दील हो गया, स्टडी रूम मेरा बिल्कुल अलग है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखनी, राज की बात ध्यान रखनी। आप अगर जिनके पास नहीं है स्टडी टेबल, इसी वीकेंड पर खरीद के आनी है कि नहीं बात? राइट? सोच लेना इस महीने कोई पिज्जा नहीं खाना, राइट? 500 रुपए का मैं एक चीज खरीद लूंगा, पिज्जा के पैसे गए। राइट? इससे अब मोशन स्टडी से बेनिफिट क्या होगा? हालांकि बहुत सारे बच्चों के घर में होती है, अब तो फ्लैट जो बनते हैं उसमें स्टडी रूम अलग से देते हो, छोटा सा, है ना, राइट? इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आप क्या कर दोगे? एम्प्लॉय के काट दो, सीसीटीवी कैमरा लगा के, भाई तू बार पानी पीने बाहर क्यों जा रहा है, ये ले वाटर बॉटल, तू कहाँ ले ले? टेबल पे ले, ठीक है? स्टॉप वॉच और वेरी सिंपल से आप क्या कर सकते हो? मोशन स्टडी लगा सकते हो। टाइम स्टडी बताओ कितना टाइम है बताना। कंप्यूटर असेंबल करने में कितना घंटे लगेगा? 3 घंटा। और उसके लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल। और आखिरी में क्या है सर? फैटिग स्टडी। देयर शुड बी अ प्रॉपर रेस्ट इंटरवल, ठीक है? क्यों? क्योंकि हर एक बंदा लगातार काम नहीं कर सकता। देखो सो रहा बेचारा, अब वैसे तुम यहीं लेट जाओ, सर मैं तो कुर्सी लगा लेता हूँ वहीं लेट जाता हूँ ठंडी ठंडी हवा के नीचे, है कि बात? तो भैया बोर होने के बाद आपको क्या चाहिए? री एनर्जाइज होने के लिए क्या करना चाहिए? स्टेमिना गेन करने के लिए क्या करना चाहिए? रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। मतलब 4 चीज समझ में आ गई? ये बेनिफिट है। 4 चीज समझ में आ गई? नहीं आ गई? सर क्या यही चीजें हमारे नोट्स में भी लिखी है? पढ़ के देख लेते हैं। मेथड स्टडी क्या लिखा है? जल्दी बोलो क्या लिखा है? ग्रीन पेन से हाईलाइट जो तुम्हारी बुक में भी है। फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड, जो मैंने तुम्हें बताया। अपने जीवन में क्या लगाना है? टेबल चेयर वाला मेथड लगाना पढ़ने के लिए, और लिख के जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम रिटन होता है, एग्जाम कभी भी ओरल नहीं होता। ओरल एमसीक्यू एग्जाम होता 100%, तो मैं तुम्हें कह देता लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू पे एमसीक्यू करो बस। लेकिन भैया रिटन एग्जाम में तो लिख के देखना जरूरी। यही वन बेस्ट मेथड है, टेबल चेयर और लिखना। पेन घिसो जितने घिस सकते हो, रिफिल घिस दो पेन की, है कि नहीं बात? राइट? इससे क्या फायदा होगा सर? एग्जाम्पल क्या रखेंगे? ये फोर्ड कंपनी यूज द कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली, इसलिए वो वीडियो दिखाई फोर्ड वाली। डिजाइनिंग कार, असेंबली लाइन डिसाइड करी, मैन मशीन रॉ मेटेरियल। याद रखिए बात। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी क्या बोलता है?
एनालाइज करो वेरियस मोशंस जो वर्कर काम करते करते करता है। अब चाहे वो मोशन यही क्यों ना हो, है ना, चाहे भैया टहल, अरे भैया मैंने लंच में आज पूरी रख दी मम्मी ने, एसिडिटी बन गई भैया टहल के आ रहा हूँ, तो उसको वो भाई वो पूरी कचौड़ी, है ना, तेरे पूरी कचौड़ी डाइजेस्ट करने के चक्कर में आधा घंटे कंपनी का वेस्ट हो जाएगा क्या? तो उसके ऊपर ऑब्जर्व करो कि भाई उसको दिक्कत क्या है, उसको बोलो अगली बार से नहीं होना चाहिए भाई, तो लंच में सिंपल फूड लेके आना, कौन का कचौड़ी लेके आने को, है कि नहीं बात, राइट। ये बोला टेलर सर ने ये बोला अननेसेसरी मूवमेंट को डिलीट कर दो, चाहे डांटना पड़े एम्प्लॉय को, क्या तो भाई ई नहीं चॉल्वे, है कि नहीं बात। ये लिखी बात, कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, मना कर दो उसे, कल से टहलने नहीं जाना भाई, पानी टेबल पे मिलेगा, ठीक है, फालतू बातचीत नहीं करनी, छत पे नहीं जाना बीच में उठ के, जो ब्रेक है उसमें जा भाई। टाइम स्टडी बताया, क्या बताया, हर एक चीज क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। लिखो फॉर एग्जांपल, लिखो टाइम स्टडी में बुक में लिखो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइम फॉर मेकिंग लंच बॉक्स, स्टैंडर्ड टाइम फॉर मेकिंग लंच बॉक्स इज 20 मिनट्स। लंच बॉक्स, एक लंच बॉक्स बनाने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 20 मिनट्स, दैट इज 3 बॉक्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने डब्बे बनेंगे लंच के, कितने भैया, 3। अज्यूमिंग शिफ्ट इज ऑफ 8 आवर, हमने अज्यूम किया कंपनी की शिफ्ट कितनी है, 8 घंटे की, अज्यूमिंग शिफ्ट इज ऑफ 8 आवर्स, एक दिन में कितने बनेंगे, देयरफॉर 1 डे प्रोडक्शन शुड बी, बोलो जल्दी, 24 बॉक्सेस, यानी कि आपका एक दिन का प्रोडक्शन स्टैंडर्ड होने 24 डब्बे बन के तैयार हो जाने चाहिए एक दिन में, इतना तो होने मिनिमम होना ही होना चाहिए। 24 से ज्यादा बनाओ बहुत बढ़िया बात है। समझ गए भैया, क्या नाम है आपका, तनिष्क, निश्चय कर लेना है आज ही, कैसे पढ़ना है, टेबल स्टडी पे पढ़ना है और लिख के पढ़ना है, बेड पे सोफे पे नहीं पढ़ना है, लॉन्च का मजा नहीं लेना, ठीक है, राइट। थोड़ा सा हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा। आज ही निश्चय कर लिया हमने, आज ही ज्वाइन कराया सर मैंने, और आज ही आपने निश्चय करा दिया मुझे, ठीक है, अपने नाम को सार्थक करना है। फैटिग स्टडी क्या बताता है, हर एक एम्प्लॉय लगातार काम नहीं कर सकता, उसका दिमाग और उसकी बॉडी क्या हो जाती है सर, थक जाती है, टायर्ड हो जाती है। तो फैटिग स्टडी ने बोला कितने घंटे का ब्रेक, कितने घंटे में ब्रेक देना है, हर एक ब्रेक में कितना टाइम देना है, लंच दो 30 मिनट का, चाय ब्रेक दो 15 मिनट का, और हमारी फैक्ट्री केसेस में कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम है फिजिकली, तो एक दिन में 4 ब्रेक दे दो, 10-10 मिनट के 4 दे दो, है ना। नॉर्मली स्कूल में क्या होता है, तुम्हें एक ही ब्रेक मिलता है, कितने नंबर ऑफ रेस्ट मिलना चाहिए, 3 बातों का हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, समझ गए। एक दिन में कितने ब्रेक दूं, है ना भैया, 3 ब्रेक नॉर्मली हर कंपनी में होते हैं, ठीक है। कोई बंदा 10 बजे पहुंचा, 12 साढ़े 12 बजे भाई ब्रेक ले ले, टी ब्रेक, 2 बजे लंच ले ले, और 4:30 बजे टी ब्रेक ले ले, वो हाई टी शाम की टी, 3 ब्रेक हर ऑफिस में होते हैं। ड्यूरेशन, एक ब्रेक कितने, हाँ, और फ्रीक्वेंसी, कितनी टाइम के बाद, एक ब्रेक के बाद जो दूसरा ब्रेक है उसका समय कितना है, डिफरेंस, हाँ डिफरेंस कितना है। अगर मैं भाई 12 बजे ब्रेक दे रहा हूँ तो 12:30 बजे लंच थोड़ी दे दूंगा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ भैया 10 बजे आओ, 10 से 12 काम करो, 12 सवा 12 चाय, अब तुम कह रहे हो 12 सवा 12 चाय पीऊंगा, 12:30 में लंच कर दो, अब तो लंच कैसे जाएगा 12:30 भाई, 12 सवा 12 चाय पी है तो लंच कम से कम, है ना, 2 घंटे बाद होना चाहिए, तो मोटा मोटी 2 बजे करीब होना चाहिए लंच,
है कि नहीं बात। लंच 2 से 2:30 हो गया तो 3 बजे चाय ब्रेक कैसे हो जाएगा? चाय ब्रेक होना चाहिए 2 से 2:30 के बाद 3:30 4:30 बजे होना चाहिए भाई, है ना। तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी कि 2 ब्रेक के बीच का टाइम पीरियड कितना रखना है मुझे, समझ गया ना। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अपनी फैक्ट्री में कितने ब्रेक देने, कोई 3 देता है कोई 4 देता है, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी रखनी है, लंच ब्रेक बड़ा रखेंगे, टी ब्रेक छोटा रखेंगे, और एक ब्रेक और दूसरे ब्रेक के बीच का समय अंतराल कितना होगा। अगर मैं 12 बजे चाय का ब्रेक दे रहा हूं तुम्हें तो 12:30 बजे लंच नहीं दे सकता, है कि नहीं। मैनेजमेंट कहेगा 12 से 12 चाय पी रहा 12:30 लंच पे चला जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, है कि नहीं बात, ठीक है। उसके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। तो ये तो होगी सर आसान सी बात। सर फिर आखिरी आता है हमारा, ये ध्यान समझने का, डिफरेंट पीस वे सिस्टम। ये ध्यान समझेंगे। हेनरी फ्योली, टेलर सन ने क्या बोला, टेलर सन ने बहुत ही गजब की बात बोली। टेलर सन ने बोला हेनरी फ्योल एक चीज में मात खाए और दोनों की आत्माएं लड़ रही है ऊपर, क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्या बोल रहा है नीचे, है कि नहीं बात। टेलर सन ने बोला भाई भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, तुमने एक प्रिंसिपल बनाया था, पता है कौन सा, रेम्यूनरेशन, याद आ रहा है, फेयर रेम्यूनरेशन, कि सैलरी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से आप दो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल, सुंदर बेचेगी जो सालाना सैलरी 2000 करोड़ रुपए, वो कम है ज्यादा है, फेयर है, उनके काम के नाम से फेयर है, वो हमारे लिए ज्यादा है भाई, उसके लिए फेयर है, याद आया बात। टेलर सन ने इसमें आग में घी डाला। टेलर सन ने बोला भाई मैं आज किसी बंदे को सैलरी दे रहा हूं 2000 करोड़ रुपए साल का, अभी तो बहुत बड़े काम कर रहा हूं, 2 साल बाद वो काम में थोड़ा बोर हो गया, मजा ना आ रहा उसे, या कंपनी छोड़ना चाह रहा है, पर बेचारा कमिटमेंट कर चुका है ना, राइट, कि मैं आजीवन कभी छोड़ूंगा नहीं कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन कर लिया, अब वो छोड़ के भी नहीं जा पा रहा, ठीक है। ये उसे कह रहा है बहुत कमा लिया भाई, बहुत कमा लिया, मैं एंजॉय करूंगा, मैं कभी टूर में निकल जाता हूँ, तो वो छोड़ भी नहीं पा रहा, तो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिविटी जानबूझ के क्या करेगा, कम कर देगा, कि कंपनी वाले खुद ही मुझे क्या कर दें, तू रहने तेरे बस की ना, तू जाए, है ना, मुझे ये बाय बाय कर दे, या मुझे थोड़े कम डेजिग्नेशन पे कर दे, या मेरी सैलरी वैली का जो करना है वो कर दे। अब सेम सैलरी पे कोई बंदा लेस प्रोडक्टिविटी दे रहा है, अब तुम उसको पर महीने के साथ सैलरी दे रहे हो, कंपनी खाते से ऑटोमेटिक पैसा कटता है और कहां चला जाता है ना, एम्प्लॉय खाते में, और उसकी प्रोडक्टिविटी तो आई नहीं रही, है कि नहीं बात, राइट। पहले एक बंदा बनाता था एक दिन में 24 लंच के डब्बे बनाता था, वो बोर हो गया, अब वो बनाता एक दिन में 20, तुम तब भी उसे 50,000 महीना दे रहे हो। अगले महीने उन्होंने कहा मैं ना कर रहा काम वाम, मुझे बेकार है, वो 20 की जगह बनाने लगा 15, है ना, मजे मजे में, तब भी तुम मुझसे कितना दे रहे हो, तब भी 50,000 दे रहे हो भाई, है ना, थोड़ा बहुत से पूछे, डांट लगा दी, समझा लिया, है ना, अगले महीने फिर ये हेयर कर, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे भी नहीं जा पा रहा 24 पे, है ना, और तुम उसके 50 के 50 सैलरी दिए जा रहे हो, काम तुम्हारा वो घटिया कर रहा है, अब सैलरी कितनी 50। एक दूसरा बंदा है स्पाइडरमैन बिल्कुल, है ना, यहां से जाले निकाल के न्यूयॉर्क में क्वींस में रहता है, क्वींस में, है ना, क्वींस में तो रहता है स्पाइडरमैन, अरे न्यूयॉर्क के आसपास क्वींस वाली जगह में तो रहता है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन का शहर है, जैसे बैटमैन गौथम शहर में रहता है, ऐसे स्पाइडरमैन क्वींस में रहता है ना। तो भैया अरे मार्वल देखते नहीं क्या तुम, और स्पाइडरमैन की तो इतनी सारी सीरीज आ गई, 3 स्पाइडरमैन आ गए हमारी जिंदगी में। लेकिन सबसे बढ़िया पहले वाला ही था, सबसे पहले वाला था जो साइड से बाल निकाल के रखता था, सबसे बढ़िया वही था स्पाइडरमैन। अब भैया हाँ, अब जो 2 नए आए थे उनमें मजा नहीं आया था, अब वो स्पाइडरमैन, हाँ पुराने वाला बढ़िया था, अब वो स्पाइडरमैन स्पीड में काम कर रहा है, मतलब मैं और स्पाइडरमैन कहीं कंपैरिजन है क्या, मैं कर रहा हूँ स्लो मोशन में काम, कछुए की चाल में, स्पाइडरमैन खरगोश बन के भाग रहा है, और दोनों की सैलरी है कि भाई ऐसे क्या चलेगा, किसको गुस्सा आएगा, स्पाइडरमैन को। ऐसी कंपनी में एक स्पाइडरमैन है, वो कह रहा 24, एक दिन में 24 डब्बे, एक दिन में 34 डब्बे बना दूं मैं, कहो तो करके दिखाऊं, 34 10 एक्स्ट्रा करके दिखाइयो, ले भैया उसने बुद्धि और जान से मेहनत करी और 34 लंच बॉक्स बना दिए, सैलरी कितनी 50, तू कितने बना रहा 20, सैलरी कितनी 50, दर्द किससे होगा, स्पाइडरमैन को, है ना, मैं न्यूयॉर्क की रक्षा करूं, मैं सबको बचाऊं, है ना, तब भी मेरी सैलरी कितनी 50, ये बेचारा 20 के 20 बनाए, कुछ ना करे,
आम आदमी, इसकी सैलरी कितनी 50। क्यों? क्योंकि हम दोनों की क्वालिफिकेशन, हम दोनों की कैपेबिलिटी, हम दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन यही मात खा गया। ऐसे सर वो तो फेयर वही तो होगा फेयर। हाँ। जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा उसको ज्यादा मिलेगी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया तब सेम थे, बाद में प्रोडक्टिविटी गिर गई। मतलब तुम और मैं सेम टाइम पे ज्वाइन किया, तुम्हारी 50 मेरी 50। शुरू में हम अच्छे से काम करते थे, सेम काम करते थे। स्टार्टिंग में हाँ, जब हम ज्वाइन करने वाले, बाद में क्या हुआ, बाद में किसी की सैलरी तो गिराते नहीं यार, कंपनी का तो लिहाज करेगी। बाद में तुम 24 की जगह बना रहे हो 20 डब्बे, तुम्हारी 50,000 सैलरी, मैं 24 की जगह कितने बना रहा हूँ, मतलब 26 डब्बे बना रहा हूँ, मैं 24 से एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, 26-25 बना रहा हूँ, तो मेरी सैलरी 50, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं पता क्या बोलूंगा, ये 20 बना के 50 ले रहा है, तो मैं 24 के 25 क्यों बनाऊं? मैं 24 के तो 24 बनाऊंगा, या मैं भी कितने बनाऊंगा? 20-22 ही बनाऊंगा। मैं भी क्यों ना आराम करूं उसकी तरह। टेलर सर ने पता क्या बोला? टेलर सर ने बोला इस बात से कंपनी का नुकसान है, और जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है वो डिमोटिवेट होता है, और वो आलसी एम्प्लॉय के साथ रहकर वो खुद भी कम बनाता है, इसमें कंपनी का नुकसान भी, और एम्प्लॉय कह रहा है मेरे को 50 मिल रहा है, तेरे को 50 मिल रहा है। तो हेनरी टेलर सर ने पता क्या बोला? टेलर सर ने बोला प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन की जगह ये लगा के देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत गाढ़ा मजा आएगा। टेलर सर ने बोला आज के बाद किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप पैसा दोगे तो पर मंथ मत दो भाई, पर मंथ सिस्टम खत्म करो। पता क्या दो? खासकर लेबर के साथ पीस वेज। पीस वेज मतलब जितना काम सिर्फ उतना ही दाम। इंग्लिश में लिखे है ना, जितना प्रोडक्शन उतना प्राइस, जितना काम बोलो उतना प्रोडक्शन उतना प्राइस। इससे जो एफिशिएंट वर्कर है ना उसको मोटिवेशन आया, और टेलर सर ने बोला एफिशिएंट वर्कर पेड एट हायर रेट और नॉर्मल वर्कर पेड एट नॉर्मल वेज रेट। इसलिए उन्होंने क्या किया? He introduced different rate system, those who perform above standard and those who perform below standard। एग्जाम्पल लिखते हैं, सेम जो ऊपर था ना वही एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकाला हमने टाइम स्टडी से? 24, वही लिखो। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 24 बॉक्सेस पर डे। If worker produce 24 boxes in a day, his wages इज 100 रुपए पर बॉक्स। ये हमारा डेटा हो गया। फिर भैया आगे लिखेंगे छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम, है ना? आपने कल पोस्ट करी थी। हाँ देखी भी होगी तुमने, है ना? राइट, सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा था हाँ, मैंने पूछा था। छोटा भीम का कॉन्सेप्ट। सीए में आ जाऊंगा तब बताऊंगा क्यों पढ़ाता हूँ मैं वो, है ना? छोटा भीम मेड एग्जैक्ट 24 बॉक्सेस। बताओ उसकी वेजेस कितनी हुई? 24 इंटू 2400 पर डे उसने पैसा कमा लिया। फिर उसका दोस्त आया, कौन? कालिया, कालिया कालिया कालिया, ऐसे करते हुए ना। कालिया बहुत आलसी। छोटा भीम कार्टून देखते हो यार? मेरी बेटी है ना छोटी, 4-5 साल की, वही चलाते थे, तो मुझे मेरे घर में ही कार्टून वार्टून चलता है। कालिया बहुत आलसी। कालिया ने कितने बॉक्स बनाए? कालिया मेड ओनली 20 बॉक्सेस, है ना? राइट। तो टेलर सर ने पता क्या बोला? जो स्टैंडर्ड से भी कम बना रहा है उसे सजा देंगे, सजा मिलेगी उसे। 20 बॉक्सेस दैट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट से भी कम बना रहा है, देन पेमेंट विल बी 80 रुपीज पर बॉक्स।
पेमेंट विल बी 80 रुपीज पर बॉक्स। अब बताओ कालिया को कितना पैसा मिलेगा? कालिया को कितना पैसा मिलेगा? जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा उसे कम पैसा मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड बनाएगा उसे 100 रुपए मिलेंगे। अब कालिया को बनाने चाहिए तो 24, आलस में मजे मजे में कितने बनाया गया वो 20, तो टेलर सर ने बोला पैसे काट उसके। 1600 हाँ, 1600 तो इजिकल टू पेमेंट ऑफ कालिया या इनकम ऑफ कालिया इज 1600 रुपए पर डे। तो सर वो 20 बॉक्सेस इनटू 100 नहीं कर सकते ना, ये तो कंपनी की स्कीम है, ये तो टेलर बोल रहे हैं। जो स्टैंडर्ड से कम बनाए उसको भाई साहब पैसा कम दो, तभी होश में आएगा वो। यार एक बात बताओ, हम सारे के सारे मिलके यहाँ पर है ना 1 घंटे में 3 डब्बे बना रहे हैं, ठीक है। एक राजू भैया आए इधर उधर टहलने, 1 घंटे में 2 डब्बे बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 1 घंटे में 3 डब्बे बन सकते हैं ना, वो 2 क्यों बना रहे हैं भाई? फिर मतलब उनको ज्यादा फेवर दिया जा रहा है, तुम घूम आओ, तुम टहलाओ, तुम तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं, इतना तो होता है, इतना तो बनाना पड़ेगा, तो भाई हमें पैसे ज्यादा दो ना, जो इधर घूम रहा है उसके पैसे काटो। टेलर सर ने बोला जो स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर पा रहा उसके पैसे काटो। अब बताओ कालिया जिसने स्टैंडर्ड मैच नहीं किया 1600 ठीक है, भीम जिसने स्टैंडर्ड मैच किया उससे कितने 2400। बताओ कालिया को कितना कम मिला 800 है ना, 800 रुपए का डिफरेंस कालिया को मोटिवेट करेगा डिमोटिवेट करेगा? डिमोटिवेट करेगा। कालिया को मोटिवेट करेगा स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए। अब दोनों छोटा भीम कालिया टहलते टहलते घर जा रहे हैं, भीम भीम भीम, अरे टुनटुन मौसी ने लड्डू बनाए होंगे, चल जल्दी खाने चल रहे हैं, है ना, राइट। लेकिन दोनों कह रहे हैं भाई तेरे पास तो आज 2400 रुपए आए हैं, मैंने कमाए 1600 रुपए, यार मेरे को पता नहीं कम पैसे क्यों मिले। तो भीम क्या कह रहा है, भाई मैंने 24 डब्बे बना के आया हूँ आज, तू कितने बना के आया है 20। तो बोलेगा यार 4 डब्बे कम बनाए, हाँ, तो भीम क्या बोलेगा, अबे तो 24 तो बन जाते हैं भाई, तू कहाँ वेस्ट कर रहा है टाइम, 24 तो बन जाते हैं, कल मेरे साथ काम करियो और मेरे साथ ही मेरी टेबल पे काम करियो, मेरी मशीन पे काम करियो, बता मैं 24 में प्रोडक्शन दूंगा, तू तेरे भी 24 से आगे, चिंता मत कर। 24 तो बनते हैं भाई आराम से, 24 आराम से बनते हैं, बल्कि मैं चाहूँ थोड़ा तेज काम कर तो 24 के 26 कर दूं, पर मैं करता ना भाई, बहुत सा दिमाग लगाएगा, है ना, 24 तो बनेंगे। अब अगले दिन काले को लगेगा भाई मैं 24 तक पहुंचूंगा तो कम से कम मेरी 2400 रुपए की, मैं 24 डब्बे तक पहुंचूंगा तो मेरी 2400 रुपए इनकम तो होगी। तो डिफरेंस अमाउंट ही कालिया के दिल पे चोट करने के लिए काफी होगा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ 800 इज एनफ फॉर कालिया टू परफॉर्म बेटर। FW टेलर ने बोला अब देखियो कल से सही से काम करने लगेगा। अब वो कह रहे हैं जब ये बंदा कर सकता है 24 डब्बे तो मैं भी कर सकता हूँ, 4 डब्बे ही तो कम है, मैं भी कर दूंगा 4 डब्बे। 800 रुपए का डिफरेंस बहुत होता है, हर शाम मैं निकलता हूँ यार 2400 रुपए लेके जाता है, मैं 1600 लेके जाता हूँ, यार ये बड़ी गड़बड़। तो टेलर सर ने बोला रेम्यूनरेशन का काम मत कर भाई, पीस वे सिस्टम दे, और ये क्या है जो स्टैंडर्ड बनाएगा 100, जो स्टैंडर्ड से कम बनाएगा 80, है ना, तो बंदा शाम को फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो स्टैंडर्ड बना के निकलेगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस पीज वेज सिस्टम। कितने हो गए सर हमारे, सारे हो गए? हाँ दो पहले का 5 हाँ हाँ, डेफिनेशन वाले भी तो ये कह रहे थे ना कि कैपेबिलिटी के हिसाब से देना है, लेकिन वो स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने ज्वाइन करा दिया, बाद में उसका प्रोडक्शन कम हो गया, समझ रहे हो ना। बाद में वो कह रहे हैं आलसी हो गया, मैंने कहा ना सुंदर पिचरे 2000 करोड़ में ज्वाइन कर लिया, वो कह रहे हैं अरे बहुत कमा लिया जीवन में यार, है कि नहीं बात, छोड़। अब तो बाद में तो प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, इंसान की एज के हिसाब से प्रोडक्टिविटी कम होती है, अब क्योंकि रिटायर नहीं होता 36 से 40 साल बाद, है कि नहीं बात, राइट। अभी धोनी की फोटो बन रही है तुम्हारे नोट्स में, हाँ हाँ रुक तो जाओ, अभी तो कार्टून प्रेजेंटेशन भी नहीं बनवाई आज की सारे कर लिए है, सारे पढ़ तो लिए सर, ये पढ़ लिए पर कार्टून प्रेजेंटेशन तो बनाई नहीं अभी। नेक्स्ट क्लास में चलो सीक्रेट कोड तो लिख लो, कुछ क्वेश्चन तो लिख लो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कार्टून प्रेजेंटेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया बताओ धोनी कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, घर पर, घर पर तो मुझे पता, सड़क पे रहेगा, घर पर रहेगा,
है ना। कहाँ पे घर, कहाँ, इसका शहर कौन सा है, कल ही, हाँ रांची। तो भैया रांची में एक रेडियो आता है, हाँ रांची में, हाँ रांची रहता है, ठीक है। अब रांची में एक रेडियो आता है धोनी के रिस्पेक्ट में, धोनी 91.2, ठीक है, धोनी 91.2। तो रांची वालों ने बोला भाई रांची का नाम रोशन हो गया, झारखंड का नाम रोशन हो गया, धोनी ने हमारा नाम रोशन कर दिया, उसके नाम पे रेडियो। अब रेडियो उसके नाम पे, तो धोनी क्या करता है, जब भी रांची आता है कुछ टिप्स देता है रेडियो पे कि भैया आज शाम को 6 बजे धोनी आएंगे, जो भी हमारे क्रिकेटर है रांची के, है ना, वो टिप्स, उनको धोनी कुछ चीजें बताएंगे कि भाई हमें अपने जीवन में कैसे लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशन क्वालिटी, है ना, कैसे जीवन में हार नहीं मानना, है ना, राइट, मेहनत करते हैं ना, कुछ टिप्स देंगे आप। तो भैया फिर रांची वालों ने पता क्या बोल, रांची वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया, MS धोनी क्या करता है सर, FM पर आता है शाम को, और क्या देता है आपको, MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं, MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देता है, समझ गए तुम। M से, अरे सर मोशन स्टडी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारा बताता हूं सर आपको। S से, सर ऐसे मोशन स्टडी का ही होगा ना, M से मोशन स्टडी अलग हो गया, S से क्या बनेगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, सारे बताऊंगा सर भैया मैं आपको, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। यस सर। D से डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम। हाँ बोला। F से, सर फंक्शनल फॉर्मेट, हाँ फंक्शनल फोरमैन। M से मेथड स्टडी। फ्री के F से स्टडी, फटीग स्टडी। T से टाइम स्टडी सर। टाइम स्टडी, और ये टेक्निक का कोड है, टेलर की टेक्निक का कोड है, समझ गए बात, 7 कवर होती है पूरी, है ना। MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं, MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं। चलो कार्टून प्रेजेंटेशन अगली क्लास में बनाऊंगा, लेकिन कुछ सवालों का जवाब दे दो। केस स्टडी भी अगली क्लास में, यस सर, अगला हफ्ते अच्छे से करेंगे ना, एक ही साथ सर, केस स्टडी, कार्टून प्रेजेंटेशन। यार तुमने बड़े फ्लो बन जाएगा ना, फ्लो बन जाए, यस सर। तुमने बड़े मजे ले लिए भाई। अच्छा, अगर क्वेश्चन में 1 वर्ड वाला क्वेश्चन, MCQ वाला क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन अगर ये आया, पे हाई वेजेस, एक दो क्वेश्चन बाकी अगली क्लास में, है ना, पे हाई वेजेस टू एफिशिएंट एम्प्लॉय, आइडेंटिफाई द टेक्निक। अरे सर डिफरेंशियल पीस विद हाँ बंदा आज ही तो बनाया है, Yes, उसे sir. हाई वेजेस दो जो ज्यादा एफिशिएंट है, और जो कम एफिशिएंट है उसको वेजेस लो करो। हाँ, आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंस पीस वेज सिस्टम। बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया पकड़े। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्निक ऑफ टेलर इज मोटिवेशन फॉर वर्कर। एक मिनट बहन, एक मिनट बहन, बहुत तेज चल रही है। मोटिवेशन फॉर वर्कर, एक मिनट हो जाओ। टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हाँ सर यही है आंसर सही, आंसर सही है, डिफरेंट पीस। यही जो टेक्निक है जो काले को क्या करती है, मोटिवेट करती है, भाई कम से कम स्टैंडर्ड तक तो पहुंच जा। छोटा भीम काले को ये तो बोल रहा है भाई कम से कम स्टैंडर्ड तक तो पहुंच जाना भाई। तू कौन सा सिस्टम मोटिवेट कर रहा है उसे, कौन सी टेक्निक, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम, है ना, राइट। अब तो ये MCQ में आ सकता है, 1 वर्ड में भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है अब तो एग्जाम में, ठीक है। Which principle suggest there should be scientific investigation and analysis? Principle पूछ रहा हूँ। Suggest there should be. Which principle suggest there should be scientific? सर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हाँ, scientific
इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस कौन सा सर? साइंस और रूल ऑफ थंब। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी साइंटिफिक का है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और पहले से एनालिसिस करते हैं, तो कौन सा है सर? साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, इतना ही आज। चलो सर, है ना, जितना काम उतना था, ये सारी चीज हो गई, ठीक है, राइट। तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में अपनी नोटबुक लेके आएंगे, 7 कार्टून प्रेजेंटेशन बनानी है, केस स्टडी करनी है अपने बुक की, और कुछ MCQ 1 वर्ड तुम्हें क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में।